तो पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में फर्स्ट सिम्टम है डेल्यूजन, क्लिनिकल फीचर है डेल्यूजन। डेल्यूजन का मतलब क्या होता है कि जो फॉल्स फिक्स्ड बिलीव्स है, डेल्यूजन का मतलब क्या है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीव्स विच वोंट चेंज इवन आफ्टर गिविंग कॉन्ट्ररी एविडेंस। मतलब क्या है अब इसका, एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग बाय द वे, फॉल्स फिक्स्ड बिलीव्स विच वोंट चेंज इवन आफ्टर गिविंग कॉन्ट्ररी एविडेंस। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल बिलीफ और डेल्यूजन का हम पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। नॉर्मल बिलीव्स जो है, नॉर्मल बिलीफ जो होते हैं उनमें क्या होता है, लेट्स टेक का एग्जांपल कि एक आदमी है जो हर रात जो है जाकर प्रसाद चढ़ाता है एक मंदिर में, ओके, प्रसाद दिखा कर आता है वो एक मंदिर में हर रात, और वो आकर बोलता है आपसे कि मैं प्रसाद रखता हूँ और भगवान रोज़ वो प्रसाद खा लेते हैं। तो आप क्या कहेंगे, उसको एविडेंस देंगे, उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे आप कि भाई ये भगवान नहीं, एक बंदर है वहाँ, मंकी है, वो आकर हर रात वो प्रसाद खा के जाता है। जब आप ये एविडेंस दोगे सीसीटीवी वाला उसे, तो वो क्या करेगा, तुरंत ही उसका जो फॉल्स बिलीव था कि भगवान वो प्रसाद खा रहे हैं वो दूर हो जाएगा। वो मान लेगा कि हाँ हाँ भाई वो बंदर ही था, कोई भगवान नहीं था जो खा रहा था प्रसाद, ओके। तो ये हो गया नॉर्मल बिलीफ। आपने क्या किया, कॉन्ट्ररी एविडेंस दिया उसे सीसीटीवी का, तो उसका वो बिलीफ था वो चेंज हो गया। पर डेल्यूजन में क्या होगा, इवन जब आप बोलोगे कि ये सीसीटीवी फुटेज जब दिखाओगे आप स्कीजो के पेशेंट को, फिर भी वो नहीं मानेगा कि भगवान नहीं, मतलब बंदर ने नहीं खाया, भगवान ने ही खाया है, वो बोलेगा। फिर भी आप एविडेंस दोगे तो भी, उसे कहते हैं डेल्यूजन। तो आप उसे डेल्यूजनल बोलोगे कि एविडेंस देने के बाद भी उसका बिलीफ चेंज ही नहीं हो रहा, फिक्स बिलीफ है। ये दिख रहा है ना, फॉल्स और फिक्स्ड बिलीफ। तो ये हो गया डेल्यूजन। उसके बाद आता है डेल्यूजन के हम टाइप देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से टाइप के डेल्यूजन हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन तो डेल्यूजन का टाइप आप सबको दिख रहा होगा यहाँ, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या होता है कि पर्सन को लगता है कोई उन्हें मारना चाह रहा है। तो जो लेट एक्ट्रेस थी परवीन बाबी जी, तो उनको लगा था, परवीन को लगता था, एक इंटरव्यू में परवीन ने बोला भी था कि मुझे मोसाद के जो एजेंट है वो मारना चाह रहे हैं, मोसाद एजेंट्स मेरे जान के पीछे है, उसने कहा था एक इंटरव्यू में। मोसाद एक स्पाई एजेंसी है इसराइल की, और बिल क्लिंटन भी मुझे मारना चाह रहे हैं, वो परवीन बाबी ने कहा था, जिनको कि स्किज़ोफ्रेनिया था, बॉलीवुड एक्ट्रेस को। पार्ट 1 देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा होगा, पार्ट 1 स्किज़ोफ्रेनिया का, जहाँ मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था, इंट्रो। और सेकंड परसिक्यूशन हो गया जिसमें उन्हें लगता है कि कोई उन्हें मारना चाह रहा है, दैट्स द डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। पेशेंट फील समवन इज ट्राइंग टू हार्म देम, इंजोर देम, किल देम, दैट इज डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। और आप एविडेंस दोगे, अगेन डेल्यूजन का मतलब ये फॉल्स फिक्स बिलीफ है। एविडेंस दोगे आप कि नहीं, कोई आपको मारने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा, फिर भी वो नहीं मानेंगे। सो दैट इज डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। देन सेकेंड वन इज डेल्यूजन ऑफ इनफेडिलिटी। तो यहाँ क्या होता है, इनफेडिलिटी का मतलब क्या है कि वो बिलीव करते हैं कि उनके पार्टनर्स जो है वो उन पर चीट कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग कर रहे हैं मतलब धोखा दे रहे हैं प्यार में, स्पेशली रिलेशनशिप में। तो परवीन जो लेट एक्ट्रेस थी, महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप में थी, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये भी। तो वो टाइम एंड टाइम अगेन महेश भट्ट को बोलती थी परवीन की आप मुझ पर चीट कर रहे हो। महेश भट्ट इवन दो प्रूफ देते थे कि यू नो आई एम नॉट डूइंग इट, फिर भी वो नहीं मानती थी परवीन भाभी। तो वो होता है डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। जेलस ही होती है कहीं ना कहीं स्कीजो वाले पेशेंट्स को, अपने पार्टनर किसी के साथ उन पर चीट कर रहा है ऐसा लग के, दैट इज डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। थर्ड वन इज डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है कि पेशेंट जो है खुद को ज़रूरत से ज़्यादा
एक्सेप्शनल, टैलेंटेड और इम्पोर्टेंस दे देता है, वेल्दी समझता है खुद को, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो एक फॉर एग्जांपल एक पेशेंट उठ के आता है और सुबह कर आपको कहता है कि मैं जो हूँ किंग ऑफ मार्स हूँ, या फिर किंग ऑफ इंडिया हूँ, ऐसा वो पर्सन बोलता है, तो वो हो गया डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। या फिर एक पर्सन कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र हूँ सीक्रेटली, और हर रात मुझे जो मोदी जी है वो एडवाइस मांगते हैं मुझसे। सो दैट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो इसे आप कैसे कह सकते हैं डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी को, कि अ फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ ऑफ हैविंग एक्सेप्शनल पावर, वेल्थ, टैलेंट और इम्पोर्टेंस फार बियॉन्ड रियलिटी, बिकॉज देयर इज नथिंग रियल इन इट, राइट। सो फोर्थ वन है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, आप अब समझिए कि अगर टीवी पर कुछ चल रहा है, लेट्स कंसिडर टीवी पर कोई प्रोग्राम चल रहा है, न्यूज़ चल रही है लेट नाइट जो प्राइम टाइम होती है, और जो पर्सन देख रहा है वो न्यूज़ स्किज़ोफ्रेनिया वाला है, उसे क्या लगता है कि टीवी में जो न्यूज़ एंकर है वो उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो रेफरेंस नाम में ही है, उसे रेफर कर रहे हैं टीवी वाले, तो इसमें तो कोई रियलिटी नहीं है, राइट। और अगर इवन दो आप उनको बताओगे कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मानेंगे नहीं, क्योंकि दैट्स व्हाट डेल्यूजन इज। सो इसे कहते हैं डेल्यूजन ऑफ प्रेफरेंस, ओके। और अगर लेट्स से दिस स्किज़ो पेशेंट गोज टू अ मॉल और उधर कुछ लोग खड़े हैं, तो उसे लगेगा कि वो लोग भी उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, उसे कहते हैं डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। फिफ्थ वन है डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि उस पेशेंट को लगता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स या पावर उसे कंट्रोल कर रही है, वो खुद के बॉडी का इंचार्ज नहीं है। तो इसे कैसे हम पुट कर सकते हैं कि अ फॉल्स बिलीव दैट one's thoughts, feelings or actions are being controlled by an external force and he is not in charge of his body, or he doesn't have a free will, that's what the patient thinks. So इसे कहते हैं delusion of control. इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि अगेन परवीन जो थी, उन्हें लगता था कि अमिताभ बच्चन जी उनको कंट्रोल कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था इंटरेस्टिंगली कि अमिताभ बच्चन जो है वो मुझे कंट्रोल करते हैं, और आई डू नॉट हैव फ्री विल, दैट्स व्हाट शी एक्चुअली सेड इन वन ऑफ हर इंटरव्यूज। एंड लास्ट टाइप है नेहलिस्टिक डेल्यूजन। नेहलिस्टिक डेल्यूजन में क्या होता है कि पर्सन को लगता है कि पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है, या वो खुद मरे हुए हैं, डेड है, एंड ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ अ थिंग। तो इसे अगर पुट करना चाहे तो इट इज़ अ फॉल्स फिक्स्ड बिलीव that oneself part of the body or the world do not exist or have been destroyed, तो उससे हम कहेंगे nihilistic delusion, end of the world kind of a thing। तो इसका एग्जांपल ले लीजिए कि एक पेशेंट कहता है डॉक्टर से कि मेरी किडनी मिसिंग है, दोनों किडनीज जो है मेरी मिसिंग है, या फिर मेरा स्टमक मिसिंग है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स पेशेंट सेज टू डॉक्टर। या फिर वो कहेंगे कि मैं खुद ही डेड हूँ, पेशेंट कहेगा मैं डेड हूँ, मेरी बॉडी जो है ऑलरेडी डेड है, आई एम अ वॉकिंग एंड टॉकिंग डेड बॉडी, दैट्स व्हाट निहिलिस्टिक डेल्यूजन मीन्स, ओके। तो ये हो गया डेल्यूजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेल्यूसिनेशन का क्या मतलब होता है। एरर इन परसेप्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिम्युलस। ये दूसरी लाइन जो है एक्सटर्नल स्टिम्युलस वाली, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या है, एरर इन परसेप्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिम्युलस। हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन में का हम फर्क देख लेते हैं पहले। ये हुआ हेल्यूसिनेशन और ये है इल्यूजन, ओके।
इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन में क्या फ़र्क है? हेल्यूसिनेशन, पहले इल्यूजन में क्या होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले कि लेट्स से एक रूम है, वहाँ एक लड़की खड़ी है और वहाँ लाइट नहीं है, तो वहाँ एक रोप पड़ी थी। उस लड़की को क्या लगा कि वो स्नेक है, वो रोप जो है, और वो डर कर कूद गई या चिल्लाई। तो इसे हम क्या कहेंगे, इल्यूजन। ऑन द अदर हैंड देर इज अनदर डूड, एक लड़का है और वो भी खड़ा है एक पार्टी में या समवेयर, और उसे भी दिखने लगते हैं स्नेक्स इन द पूल, ऑन द फ्लोर, और वो भी चिल्लाने लगता है, पर वहाँ कोई रोप वगैरह कुछ नहीं है। ओके, देर इज नथिंग। तो इन दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? दो एग्जाम्पल है, यहाँ एक डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ रोप थी, यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी उसे स्नेक्स दिख रहे हैं। और इधर जो है एक लड़की थी, उसे रोप को उसने स्नेक समझ लिया, और जब लाइट ऑन की तो उसे दिख गया कि वो स्नेक नहीं है बल्कि रोप है। तो यहाँ एक्सटर्नल स्टिमुलस मौजूद है, रोप इज एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और यहाँ जो है कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस मौजूद नहीं है। तो यही मेन अंतर है इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन के बीच में। हेल्यूसिनेशन जैसे आपको पता चल रहा होगा कि एक्सट्रीम फॉर्म है एरर इन परसेप्शन का। ये दोनों भी एरर इन परसेप्शन है, साइकोलॉजी से आपको पता होगा ये। तो ये होता है हेल्यूसिनेशन। सबके सामने आपको लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल स्टिमुलस ना होते हुए भी। तो इसके टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट वन है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन में क्या होगा, हियरिंग वॉइसेस विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस अगेन। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लेट्स से एक पेशेंट है जो कहता है कि दो स्ट्रेंजर्स जो है मेरे थॉट्स में, मुझे सुनाई देता है कि दो स्ट्रेंजर्स है, आपस में वो बात करते हैं कि मैं ज़िंदा रहना डिज़र्व करता हूँ या नहीं, इस बारे में मुझे आवाज़ें आती है ऐसी। और अनदर एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ आपको। महाराष्ट्र का एक केस था, एक टीचर था और उसकी एक फैमिली थी। एक बंदा था जो टीचर था और उसकी फैमिली थी। तो उसकी वाइफ और किड्स जो है बाहर गए थे, और जब वो वापस आए तो ये बंदा जो था बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो चुका था वो घर में आए तो। और इस बंदे ने जो है अपनी बीवी को भी मार डाला, अपने बच्चे को भी मार डाला, और बाद में खुद भी फांसी लगा ली। मतलब ही एक्चुअली हैंग हिमसेल्फ ऑल्सो लेटर, उन दोनों को मारने के बाद। तो ऐसा स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है कि उन्हें हेल्यूसिनेशंस होते हैं ऑडिटरी। उन्हें लगता है कि कोई कोई उनको गाइडेंस देता है, मतलब ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन में, कि पिक अप द नाइफ, किल योर वाइफ, दैट काइंड ऑफ वॉइसेस दे हियर। और वो एक्चुअली वैसे एक्शंस लेना चालू कर देते हैं। कई स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट को ऐसा भी लगता है कि गॉड खुद उन्हें ये ऑर्डर्स दे रहा है, इट्स एन डिवाइन इंटरवेंशन दे थिंक। तो ये हो गया ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। सेकेंड वन है विजुअल हेल्यूसिनेशन। अगेन यू हैव गेस्ड इट कि विजुअल हेल्यूसिनेशन इज नथिंग बट सीइंग थिंग्स दैट आरंट देयर। हमने अभी कुछ देर पहले स्नेक और रोप्स की बात की थी, तो वहाँ रोप ना होकर भी दिखेगा। तो ये ड्रग अब्यूज़र्स में भी हो सकता है कि उन्हें हेल्यूसिनेशन होता है। टू मच अल्कोहल इनटेक किया हो तो भी विजुअल हेल्यूसिनेशन होते हैं, जो थिंग्स नहीं है वो दिखनी चालू हो जाती है, तो पर वहाँ कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है। ओके, थर्ड वन इज गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन। गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या है कि फॉल्स परसेप्शन ऑफ टेस्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई और एनी स्टिमुलाई। ओके, तो यहाँ क्या होगा कि पेशेंट कहेगा कि मैं वाटर ड्रिंक करता हूँ और मुझे उसमें से ब्लड का टेस्ट आता है। आई फील लाइक इट्स नॉट वाटर बट आई एम हैविंग ब्लड। तो इसे क्या कहेंगे आप? गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन। सो नेक्स्ट वन है ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन का क्या मतलब होता है कि फॉल्स परसेप्शन ऑफ स्मेल विदाउट एनी रियल सोर्स। तो यहाँ पेशेंट क्या कहेगा कि फॉर एग्जांपल पेशेंट कहेगा कि मुझे कुछ जलने की बदबू आती है, जैसे रबर जलने की स्मेल आती है,
पर वहाँ एक्चुअली कुछ भी नहीं, रबर जैसा कुछ भी बर्न नहीं हो रहा है, तो उसे आप कहेंगे ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। फिफ्थ एंड लास्ट वन है कि टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन में फॉल्स सेंसेशन ऑफ टच ऑन द स्किन विदाउट एनी एक्चुअल स्टिमुलाई, इसे कहते हैं टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेशेंट को लगेगा कि उसके स्किन के नीचे कोई इंसेक्ट स्क्रॉल कर रहे हैं, जैसे जो वो मम्मी वाली ओरिजिनल फिल्म देखी होगी किसी ने, तो देयर वर सम बग्स जो कि स्किन के अंडर क्रॉल कर रहे थे एक्चुअली उस मूवी में। सो दैट काइंड ऑफ सेंसेशन द पेशेंट हैज, ये होता है टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। नाउ कमिंग टू डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। इसमें क्या होता है कि स्पीच जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है ड्यू टू लूजनिंग एसोसिएशन। लास्ट पार्ट आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, उसमें लूजनिंग एसोसिएशन एक्सप्लेन किया था मैंने। तो बेसिकली डिसऑर्गेनाइज स्पीच जो है इलॉजिकल होता है बहुत ज़्यादा। इसका एक एग्जांपल लेंगे तो इजीली समझ में आएगा। तो फॉर एग्जांपल कि पेशेंट कहेगा कि ये ट्रैफिक जो है ब्लू हो चुका है और मेरे थॉट्स डांस कर रहे हैं, और चांद जो है वो मेरे कॉफ़ी को सिंगिंग करके सुना रहा है। सो देयर आर नो लॉजिकल कनेक्शन, इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता। ओके, जो अभी जो कुछ भी मैंने कहा उसका, तो ये क्या इलॉजिकल है, इनकोहेरेंट है, जिसमें कुछ भी फ्लो नहीं है, लॉजिक दूर दूर तक इस स्पीच में नहीं है, और वो होता है अंडरलाइंग फॉल्ट इन साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, तो उसकी वजह से डिसऑर्गेनाइज स्पीच होता है। अगला है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में क्या है, पेशेंट एक्चुअली कोई भी पर्पसफुल एक्टिविटी जो है नॉर्मल इंसान की तरह करने में फेल हो जाता है, उसे कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। जैसे कि कोई नॉर्मल इंसान है, अगर समर चल रहे हैं तो समर में क्या करेगा, लूज क्लोथिंग पहनेगा। पर ये पेशेंट जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट थर्मल वेयर्स डालेगा समर में, बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, और ये थर्मल उसके ऊपर पफर जैकेट, विंटर सूट, विंटर कोट पहनेगा 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, इसे कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। बेसिकली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर इज नथिंग बट when patient fails to carry out purposeful organized activities, that's what disorganized behavior is. ये स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। नेगेटिव सिम्टम्स में फर्स्ट सिम्टम है अफेक्टिव ब्लंटिंग। तो पहले तो अफेक्ट का क्या मतलब है कि आप जो आपके इमोशन है वो बाहर से एक्सप्रेस कैसे करते हो आपके इमोशन को। अगर आप सैड फील कर रहे हो या आपका अंदर का इमोशन है, दैट्स व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड, वो आप बाहर कैसे दिखाते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सैड हो तो मतलब सबके सामने ही वैसा दिखाओगे, राइट। ऑफिस जाओगे तो आप नॉर्मल थोड़ा बिहेव करने का ट्राई करोगे, तो आप कहोगे कि अफेक्ट जो है बाहर का वो नॉर्मल है उनका, तो वो बाहर का एक्सप्रेशन जो है इमोशन का उसे कहते हैं अफेक्ट। तो अफेक्टिव ब्लंटिंग का मतलब क्या है, ब्लंटिंग का मतलब है कि माइल्ड हो जाना, मतलब वो सीज हो जाना। सो इसका मतलब क्या है अफेक्टिव ब्लंटिंग का, कांट एक्सप्रेस प्लेजर। जो पेशेंट होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, वो प्लेजर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कि कोई ट्रेजिक इवेंट हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो कुछ भी उनके एक्सप्रेशन में दुख नहीं दिखेगा आपको, उसकी वॉइस में या एक्सप्रेशन में कोई भी दुख नहीं दिखेगा। वो मोनोटोनसली बता देंगे कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। और अगर वो कुछ जीत गए हैं प्राइज़ वगैरह, कुछ नई गाड़ी खरीद ली, तो भी उनके वॉइस में या एक्सप्रेशन में वो खुशी वाले हाव भाव नहीं दिखेंगे आपको। सो उसे कहते हैं अफेक्टिव ब्लंटिंग, कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कांट एक्सप्रेस प्लेजर। उसके ही ऑपोजिट है, ऑपोजिट मतलब समवॉट ऑपोजिट, अनहेडोनिया। अनहेडोनिया में क्या होता है कि कांट फील प्लेजर। अफेक्टिव ब्लंटिंग, अफेक्ट तो था बाहर कैसे वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशन, बट अब ये खुद फील ही नहीं कर पाते कि कुछ अच्छा हुआ है उनके साथ तो उन्हें खुशी फील नहीं होती, कुछ बुरा हुआ है तो इन्हें दुख भी फील नहीं होता। तो दोनों भी,
ये जो एबिलिटी है प्लेजर फील करने की, वो उनकी कहीं ना कहीं कम या ख़त्म हो जाती है। तो कांट फील प्लेजर इज़ अनहेडोनिया एंड कांट एक्सप्रेस प्लेजर इज़ अफेक्टिव ब्लंटिंग। तो अगला वाला है अवलिशन, नेक्स्ट नेगेटिव सिम्टम। अवलिशन में क्या होता है? लैक ऑफ मोटिवेशन टू इनिशिएट। इनिशिएट क्या करना है एक्चुअली? नॉर्मल एक्टिविटीज जैसे बात बेदिंग, ईटिंग, ड्रेसिंग, एवरीडे जो हम करते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि स्कीज़ो वाले पेशेंट जो है वो मतलब नए कपड़े नहीं पहनेंगे, एक ही जगह बैठे रहेंगे। जो पेशेंट है वो क्या करेगा? एक ही जगह बैठे रहेगा, ना वो कुछ खाएगा, ना उसकी नए ड्रेस डालेगा, ना शॉवर लेगा। ऐसा भी नहीं है कि उसके कुछ पैर में वगैरह चोट है या वो हिल नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है पर कर नहीं रहा है, बिकॉज ही डजेंट हैव द नॉर्मल लेवल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का ये मतलब नहीं है कि कुछ एक्सेप्शनली वेल वाला मोटिवेशन चाहिए, ये नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें करने के लिए जो लगता है वो भी। तो वो हो गया अवलिशन। एंड लास्ट वन है अलोजिया। एलोजिया में क्या होता है? पेशेंट, इसमें दो चीज़ें है एलोजिया में। फर्स्ट तो है पॉवर्टी ऑफ स्पीच और दूसरा है पॉवर्टी ऑफ कंटेंट। पॉवर्टी ऑफ कंटेंट है दूसरा वाला, एलोजिया में है। तो पॉवर्टी ऑफ स्पीच में क्या होगा कि आपने पेशेंट को पूछा कि आपने खाने में क्या क्या खाया, खाना खाया कि नहीं, तो वो सिर्फ यस बोलेगा, क्या क्या खाया वगैरह कुछ नहीं बताएगा आपको, बाकी का पार्ट वो इग्नोर कर देगा। आपने अगर पूछा कि मतलब क्या फेल कैसे हो गए, फेल हो गए क्या एग्ज़ाम में, फिर भी वो बोलेगा यस। क्यों हुआ, क्या हुआ, नो एक्सक्यूजेस, कुछ भी नहीं बताएगा वो, नो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्योंकि उसके पास मतलब वो कहने का उसके पास मोटिवेशन ही नहीं है उतनी बात करने का। पॉवर्टी ऑफ स्पीच है, उसके पास शब्द ही नहीं है उतने आपको बताने के लिए, ही इज़ नॉट विलिंग टू। और दूसरा है पॉवर्टी ऑफ कंटेंट। पॉवर्टी ऑफ कंटेंट में क्या होगा फिर कि पेशेंट लेस से आपको बोलेगा कि आपने पूछा कि क्या किया तुमने आज, तो वो आपको बताएगा क्या किया तुमने आज बोलने पर वो बताएगा कि मैं ना वो दोस्तों के पास गया था ना, वो जो हम यूजुअली वाले दोस्त हैं ना, उधर मैं गया और उधर उनसे मिला और जो हम हर बार करते हैं ना वैसा वाला ही हमने ना इस बार भी कुछ ना वैसा किया। तो उसने बोला बहुत कुछ, बट आपको स्टिल बताया नहीं कि एक्चुअली में किया क्या उसने। ही सेड कि हाँ दोस्त के पास गया, इतना ही आपको समझ में आया। उन्होंने किया क्या, दिन भर उसने किया क्या, देर वॉज नथिंग देर। इन द सेंस हम नहीं क्या कहते कभी कभी कि यू यू टॉक अलॉट बट देर इज़ नथिंग कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, समथिंग लाइक दैट। वो बोलते बहुत है बट कुछ भी नहीं बोलते, कन्वे बहुत लिटिल करते हैं। मतलब समझने वाला लॉजिकल बहुत कम बोलते हैं, बाकी का उसमें चमाल गोटा बात में उनके बातों में ज़्यादा होता है। सो दैट्स एलोजिया। और ये हो गए नेगेटिव सिम्टम। स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस जो है DSM-5 के अकॉर्डिंग, DSM-5 के अकॉर्डिंग जो रहेगा, ये 5 सिम्टम्स दिए हैं, इनमें से एटलीस्ट 2 सिम्टम्स होने चाहिए। 1+, दिस इज़ 1+1, टोटल 2 सिम्टम्स होने चाहिए इन पाँचों में से कोई भी 2। पर जो एक सिम्टम है कंपलसरी इन तीनों में से एक तो प्रेजेंट होना ही चाहिए सिम्टम, डेल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज स्पीच में से। और दूसरा जो सिम्टम है बचे हुए दोनों में से एक हो सकता है। तो एक सिम्टम कंपलसरी क्लिनिकल फीचर इन तीनों में से एक होना चाहिए, और जो लास्ट 2 है उनमें से एक हो सकता है ये वाला। ओके। और जो सिम्टम्स है वो 1 मंथ से ज़्यादा परसिस्ट करने चाहिए, 1 मंथ से ज़्यादा ये देखने को मिलने चाहिए सिम्टम। और इस पेशेंट में इम्पेयरमेंट 6 मंथ्स कम से कम होनी चाहिए, इम्पेयरमेंट ड्यू टू दिस सिम्टम्स। ओके। टोटल 2 सिम्टम्स कंपलसरी होने चाहिए, उनमें से एक सिम्टम जो है इन तीनों में से होगा। मतलब कैसे? इन तीनों में से पेशेंट में डेल्यूजन है,
एक तो कम से कम इनमें से होना चाहिए, दूसरा भी हो सकता है इनमें से। लेट्स से एक पेशेंट है जिसमें डेल्यूजन और हेल्यूसिनेशन है, तो यस ये क्वालिफाई है स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, अगर 1 मंथ से ज़्यादा और 1 मंथ से ज़्यादा ये सिम्टम रहे और 6 मंथ इम्पेयरमेंट रहे तो। दूसरा पेशेंट है लेट्स से उसमें भी डेल्यूजन है प्लस डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, ये भी क्वालिफाई है क्योंकि एक सिम्टम इन तीनों में से। पर एक है जिसमें डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और नेगेटिव सिम्टम है, दो दो ये सिम्टम दिख रहे हैं इस पेशेंट में, पर इसमें से तो कोई नहीं है। हमने क्या कहा था कि इसमें से एक कंपलसरी होना चाहिए, पर इसमें नहीं है, तो ये स्किज़ोफ्रेनिया के लिए ऐसा वाला पेशेंट क्वालिफाई नहीं होगा। ओके, तो ये DSM-5 ने दिया हुआ डायग्नोसिस है। और एक बात है कि ये सारे सिम्टम है, ये किसी भी सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से आए हुए नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था हेलुसिनेशन एक्सप्लेन करते वक्त कि ड्रग्स लेने की वजह से भी हेलुसिनेशंस होते हैं, तो आपने ये हेलुसिनेशन और स्पीच भी डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो जाता है जब आप ड्रग्स लेते हो, तो ये दिखने लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया है, इट्स जस्ट दैट ही इज़ अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे हम रूल आउट करेंगे पहले। ओके, सो दैट दिस इज द डायग्नोसिस। स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ में हमारे पास क्या क्या है, एक तो ड्रग्स है, दूसरा साइकोथेरेपीज़ है, और एक्सट्रीम केसेस के लिए ECT है। ओके, तो ड्रग्स में क्या है, एंटीसाइकोटिक्स में आपका तो पहला हो जाएगा क्लोज़ापिन, रिस्पेरिडोन और ओलेंजापिन, ये आप दे सकते हैं पेशेंट को। क्लोज़ापिन एक्चुअली रिलैप्सिंग केसेस में दिया जाता है, प्रेफर किया जाता है कि रिलैप्सिंग केसेस को दे स्किज़ोफ्रेनिया के। रेस्पेरिडोन और ओलेंजापिन जो है नॉन रिलैप्सिंग केसेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया को दिया जाता है। तो क्लोज़ापिन को आपको मॉनिटर करते रहना पड़ता है क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा है। एंटीसाइकोटिक्स के वैसे भी साइड इफ़ेक्ट्स है। और उसके बाद आता है साइकोथेरेपीज़ में आप थेरेपीज़ दे सकते हैं, जैसे CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया आपका, बिहेवियरल थेरेपी हो गया, और ग्रुप थेरेपी, ये थेरेपीज़ आप दे सकते हैं स्किज़ो वाले पेशेंट्स को। और ये दोनों अगर मिल के दिए जाए, इनका कॉम्बिनेशन किया जाए ड्रग्स का और थेरेपीज़ का, तो रिज़ल्ट जो है और भी इम्प्रूव होते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं दोनों के कॉम्बिनेशन से, एंटीसाइकोटिक्स प्लस CBT लाइक थेरेपीज़। और ECT जो है वो सिर्फ स्पेशल केसेस, सीवियर केसेस में दी जाती है स्किज़ो के। ओके, नॉर्मल केसेस में हम ECT अलाउड नहीं करते। ओके, तो ये हो गई ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़। सो अगले पार्ट में हम डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे ट्रीटमेंट के और नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के।